खबर अभी आई है कि ललन सिंह सफाई देनी पड़ी ललन सिंह को कि जेडीयू का विलय आरजेडी में नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है। वो इसलिए बोला है कि जेडीयू का विलय, क्योंकि जेडीयू के मन में जो नेता है, विधायक है, उनके मन में कहीं ना कहीं शंका है कि हो सकता है कि आरजेडी में विलय हो जाए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सफाई देनी पड़ी ललन सिंह को कि जेडीयू का विलय आरजेडी में नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा साइड इफेक्ट है महाराष्ट्र की सियासी हलचल का, कांग्रेस के नेता का, विक्रमादित्य का। तो ऐसा लग रहा था कि शायद हिमाचल पहले तोड़ेगी बीजेपी, लेकिन पासा उलट गया। अब देखिए, ये 2024 का चुनाव आने वाला है और आपको इस तरह का जहाँ जहाँ विपक्ष का थोड़ा थोड़ा अस्तित्व जहाँ जहाँ है तो वहाँ वहाँ इस तरह का दिखने लगेगा। अब महाराष्ट्र की सियासत में उठापटक का दौर जारी है और जो महाराष्ट्र में एनसीपी के बड़े नेता थे अजीत पवार, उन्होंने अपनी ही पार्टी के कुछ विधायकों के साथ मिलकर शिंदे गुट को मजबूत कर दिया है। अब लड़ाई जो चल रही है वो पार्टी के सिंबल को लेकर चल रही है और एनसीपी किसकी होगी इसको लेकर लड़ाई चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र से इतर जो सियासी उठापटक हुई है उसका असर उत्तर प्रदेश, बिहार और इसके साथ हिमाचल में भी देखने को मिल रहा है। मेरे साथ अभिजीत हिंदुस्तानी है, सीधे उनसे बातचीत करते हैं। अभिजीत जी, जो उठापटक चल रही है महाराष्ट्र में, इससे पहले भी हुई थी, उम्मीद भी थी इस तरह की उठापटक होगी, लेकिन अनुमान ये लगाया जा रहा था कि सबसे पहले शायद हिमाचल की सरकार को तोड़ना आसान होगा। 5-6 विधायकों का दोनों ही दलों में अंतर है, वहाँ आसानी से टूट हो जाती। और जिस तरह से जो बयान आया था कांग्रेस के नेता का, विक्रमादित्य का, तो ऐसा लग रहा था कि शायद हिमाचल पहले तोड़ेगी बीजेपी, लेकिन पासा उलट गया। अब देखिए, ये 2024 का चुनाव आने वाला है और आपको इस तरह का जहाँ जहाँ विपक्ष का थोड़ा थोड़ा अस्तित्व जहाँ जहाँ है तो वहाँ वहाँ इस तरह का दिखने लगेगा। अब लोग कह भी रहे हैं और ये चर्चा भी चल रही है कि अब महाराष्ट्र के बाद अगला नंबर किस स्टेट का? आपने कहा हिमाचल का। मुझे लगता है कि बिहार में इसकी संभावना काफ़ी बन रही है, क्योंकि बिहार में आप देख सकते हैं नीतीश के बहुत करीबी हुआ करते थे, राइट हैंड हुआ करते थे आरसीपी सिंह। इतने सालों तक नीतीश के हमदर्द बन के रहे, पार्टी को मजबूत किया, लेकिन आज वो कहाँ हैं? बीजेपी के साथ हैं। उसके बाद आप आ जाइए जो कुशवाहा भी एक समय में नीतीश के बहुत करीबी हुआ करते थे और कुशवाहा भी अलग हो गया नीतीश से। नहीं, कुशवाहा तो अपनी अलग पार्टी भी चला रहे थे ना, बीच में दोनों साथ दिया था ना, मर्ज कर दिया था उन्होंने। मर्ज करने का मतलब है कि हम आपके साथ फुल कमिटेड हैं। ठीक है, उपेंद्र कुशवाहा फिर अलग भाषा बोलने लगे और धीरे धीरे फिर नीतीश का साथ छोड़ दिया उन्होंने। अब बात है अंदर खाने भी ये चर्चा चल रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने कहा है कि मेरे उत्तराधिकारी तेजस्वी होंगे, मैं आखिरी बार सीएम बन रहा हूं और उसके बाद तेजस्वी का नंबर है, तो उस हिसाब से कई सारे ऐसे लोग हैं जेडीयू के अंदर ही जो इस बात से नाखुश हैं। उन्हें लगता है कि फिर पार्टी में मेरा क्या काम, और क्या तेजस्वी के अलावा क्या जेडीयू में ऐसे कोई नेता नहीं है जो सीएम पद के लिए बने? फिर जेडीयू का क्या अस्तित्व रहेगा? अगर आरजेडी से कोई कैंडिडेट आके सीएम बन जाए तो जेडीयू क्यों मेहनत कर रही है? तो एक अंदर खाने भी नीतीश के अंदर विरोध पनप रहा है कि नीतीश तो सीएम बन गए लेकिन पार्टी को दरकिनार कर दिया, अगला सीएम कौन होगा या कौन नीतीश अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे। अब जब उन्होंने कह दिया कि तेजस्वी, तो जाहिर सी बात है जेडीयू के अंदर भी काफी तनाव है इस वक्त। नहीं, जेडीयू के अंदर तनाव है। इधर विपक्षी एकता की बात कर रहे थे, जयंत चौधरी नहीं गए उत्तर प्रदेश से। कहा जा रहा है कि जाटों के बड़े नेता होने का दावा उनकी तरफ से किया जाता है, वो भी अपनी एक अलग राह पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि विपक्षी एकता जो ढोल पीटा जा रहा है वो सिर्फ ढोल ही है। देखिए, जाहिर सी बात है, एक सबका अपना अपना मोटिव है। जैसे केजरीवाल गए थे, केजरीवाल ने कहा था कि पहले दिल्ली अध्यादेश के मुद्दे पे बात होगी, केंद्र ने जो अध्यादेश लाया उसके खिलाफ हैं हम, फिर जाके हम एक मोटिव होके बात करेंगे क्या चर्चा होनी चाहिए। तो केजरीवाल ने पहले ही बैठक से पहले ये शर्त रख दी थी कि पहले केंद्र ने जो अध्यादेश लाया उस पर बैठक हो गया, और वो बाद में आप देख सकते हैं पीसी में भी शामिल नहीं हुए थे केजरीवाल। तो एक तो ये फुट हो गया, ऊपर से के चंद्रशेखर राव वो भी नहीं आए थे, इसके अलावा आप कह रहे हैं जयंत चौधरी वो भी नहीं आए थे। तो एक ना एक जो एकजुटता दिखाने की कोशिश चल रही है विपक्ष की तरफ से, वो एकजुटता में कहीं ना कहीं कमी नजर सवाल ये है कि जैसे विपक्षी एकता की बात तो चल रही है, लेकिन जो इनके गठबंधन के साथी हैं, जैसे
अजीत पवार अलग हो गए और वो अब तो पार्टी के अस्तित्व की भी लड़ाई चल रही है वहाँ पर, एनसीपी में किसकी पार्टी होगी। यही जयंत चौधरी उत्तर प्रदेश में साथ लड़े हैं अखिलेश यादव के। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव से छिटक कर बीजेपी के साथ जाएंगे, क्योंकि बीजेपी इस समय जिन जिन स्टेट्स में वो उसको ज़्यादा सीटें चाहिए, जहाँ से वो केंद्र की 300 का आंकड़ा आसानी से पार कर सकते हैं, जितने भी बड़े स्टेट्स हैं उनके जो भी साथी हैं विपक्षी दल के, जो उनको वहाँ पर फाइट दे सकते हैं, उनको तोड़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसा लगता है कि अब अगला नंबर जयंत चौधरी का होगा, उनकी पार्टी का होगा। देखिए बिल्कुल हो सकता है, कोई इसमें अचरज की बात नहीं होगी कि अगर ऐसा होता है तो, क्योंकि एक तो बीजेपी का इतिहास रहा है, जहाँ जहाँ उसे नजर आता है कि विपक्ष मजबूत होती दिख रही है तो वहीं पे उसे तोड़ दिया जाता है। उत्तराखंड की बात की जाए या फिर एमपी की बात की जाए, तो जहाँ भी लगता है गवर्नमेंट संख्या बल के हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस आगे रहती है, लेकिन अगले ही पल में आंकड़ा बदल जाता है और गवर्नमेंट बीजेपी की बन जाती है। तो ये जोड़ तोड़ का खेल और 2024 के मद्देनज़र ये बिल्कुल हो सकता है कि जयंत चौधरी बीजेपी का साथ दे दें। हालांकि यूपी में योगी आदित्यनाथ ने अपनी ऐसी इमेज बना रखी है कि मोदी के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो योगी आदित्यनाथ है, और जनता की नज़रों में भी उन्हें काफ़ी इज्जत की नज़रों से देखा जाता है। कोई भी पब्लिक आमतौर पर जो बीजेपी के खिलाफ भी क्यों ना हो, वो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुनना चाहता। इन्होंने जो बुलडोजर अभियान चला रखा था, अपराधियों को खत्म करने का जो अभियान चला रखा था, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो, तो इन सब चीज़ों को लेकर काफ़ी अच्छी इमेज है पब्लिक के बीच में। तो उसका फ़ायदा जो है बीजेपी को यूपी में भी मिलेगा, और अगर जयंत चौधरी आए चाहे नहीं आए तो बीजेपी को खासा नुकसान नहीं होना चाहिए। बीजेपी को कहा तो ये भी जा रहा था कि महाराष्ट्र में भी खासा नुकसान नहीं होता, अजीत जो पवार है वो टूटकर आते या ना आते, क्योंकि बीजेपी का जो कोर वोटर है वो बीजेपी के साथ रहता है। जितने भी स्टेट में अगर हार भी हुई है तो वो 1-2% का मार्जिन अगर ख़त्म कर दिया जाए तो संभवतः जितने उनके पिछली बार जितना वोटर रहा, जितने परसेंट वोट मिला उतने परसेंट रहा है। बस जब विपक्ष एकजुट हो जाता है तो कांग्रेस का जितना कम वोट रहता है उसमें ज़रूर बढ़ोतरी हुई है। एक बिहार से भी रिलेटेड एक सवाल मेरे मन में आ रहा, आपने कहा कि जेडीयू को ख़त्म करने की कोशिश कर सकती है बीजेपी, आरजेडी क्यों नहीं कर सकती? आरजेडी के पास भी अच्छा मौका है, क्योंकि अगर देखा जाए वो गठबंधन में भले ही है लेकिन वैचारिक मतभेद रहे हैं। 17 साल लड़ाई अगर जेडीयू ने की है वो आरजेडी से लड़ाई की है, बीजेपी उनके साथ रही है, वैचारिक तौर पर समर्थन किया है बीजेपी को। ऐसा नहीं हो सकता कि अंदर खाने लालू यादव, और चूंकि उनका इतिहास भी रहा है, राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं बिहार में वो, कि वो ही जेडीयू में सेंधमारी कर दें? नहीं, ऐसा देखिए हो नहीं सकता है, क्योंकि चाहे आरजेडी का भी इतिहास रहा है कि स्टार्टिंग से ही बीजेपी के खिलाफ रही है, तो उसे मालूम है कि अगर बीजेपी बिहार में अगर ज़मीन को मजबूत करनी है, अपनी ज़मीन मजबूत करनी है, तो उसे नीतीश कुमार का साथ लेना ही पड़ेगा। अगर लंबे जब नीतीश कुमार की पार्टी नहीं रहेगी तो फिर नीतीश कुमार के साथ की ज़रूरत ही क्या है? जो उनके विधायक हैं या जो उनका ज़मीनी जनादेश है वो आरजेडी के साथ चला जाएगा। जब वो अभी साथ में है, साथ में चुनाव लड़े हैं, सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरह से आरजेडी की विचारधारा को सपोर्ट कर रहे हैं, ये जनादेश तो फिर आरजेडी के साथ जाएगा ना। देखिए अभी विधानसभा चुनाव 2025 में होना है। हाँ, 2025 में विधानसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव 2024 में है, और तो ये विधानसभा चुनाव लेट है, लोकसभा के बाद है, तो इसलिए अभी फिलहाल इन दोनों पार्टियों का फोकस लोकसभा चुनाव पे है, और ये अभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और लोकसभा पर फोकस भले ही है। मेरे एक और साथी मेरे साथ इस समय मौजूद हैं, मिश्रा जी, कात्यायन मिश्रा जी, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूं। लोकसभा की लड़ाई बेशक है, लेकिन लोकसभा की अगर स्थिति में देखें तो बीजेपी कहीं से भी किसी भी स्टेट में कमजोर नजर नहीं आ रही। हालांकि मध्य प्रदेश में इस बार विधानसभा में जबरदस्त फाइट होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें ऐसा लग रहा है कि जबरदस्त फाइट होगी, बहुत कम मार्जिन से जो भी पार्टी जीते हुए, मार्जिन बहुत कम होगा, वोट बैंक का मार्जिन बहुत कम होगा। लेकिन लोकसभा में ऐसी अभी कोई समीकरण बनता हुआ नहीं दिख रहा कि मोदी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। नहीं, जनता मोदी से नाराज नहीं है, कहीं से भी नाराज नहीं है। और आपने देखा होगा कि पिछली बार 2018 में बीजेपी 3 राज्य हारी थी, बावजूद इसके बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था। एमपी से 29 सीटें बीजेपी ने जीती थी, उसमें से इसके अलावा बीजेपी ने झारखंड साफ कर दिया था, छत्तीसगढ़ साफ कर दिया था, राजस्थान साफ कर दिया था।
तो इसका असर बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला। हालांकि एमपी में बीजेपी फाइट दे रही है, बीजेपी प्लस में है। ऐसा नहीं कि बीजेपी या शिवराज से कोई नाराज है एमपी में। हाँ, छत्तीसगढ़ में थोड़ी स्थिति खराब है बीजेपी की, राजस्थान बीजेपी को मिल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कर्नाटक का जो साइड इफेक्ट सामने आया है वो है महाराष्ट्र, जहाँ पर एनसीपी, कांग्रेस और उद्धव गुट जो था एक मजबूत स्थिति में था, बावजूद शिंदे के निकलने के, जिसको देखते हुए कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश हुई। नहीं कांग्रेस टूटी तो बीजेपी ने और शिंदे ने मिलकर के एनसीपी को तोड़ दिया। कहा जाता था कि शरद पवार जो है राजनीति के पुरोधा हैं, सियासत के बारे में वो बहुत बड़े चाणक्य हैं, लेकिन फेल हो गए, चारों खाने चित हो गए और उनकी एक न चली और उसके वजह से एनसीपी टूट गई। बड़ी टूट हुई है और बीजेपी के लिए बड़ी उपलब्धि है लोकसभा चुनाव को लेकर के। अगले साल लोकसभा चुनाव भी हैं महाराष्ट्र में और विधानसभा चुनाव भी हैं, दोनों में ये शिकस्त मिली है विपक्ष को। इसका साइड इफेक्ट हो रहा है बिहार में, इसका साइड इफेक्ट हो रहा है उत्तर प्रदेश में। बिहार में सुशील मोदी ने कहा है कि जेडीयू टूट सकती है। अब इसका असर देखिए, अभी ये स्थिति भूल जाएगा। ताज़ा खबर अभी आई है कि ललन सिंह ने सफाई देनी पड़ी ललन सिंह को कि जेडीयू का विलय आरजेडी में नहीं होगा। आप सोच रहे हैं कितनी बड़ी बात है। वो इसलिए बोला है कि जेडीयू का विलय, क्योंकि जेडीयू के मन में जो नेता है, विधायक है, उनके मन में कहीं ना कहीं शंका है कि हो सकता है कि आरजेडी में विलय हो जाए तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इसलिए सफाई देनी पड़ी ललन सिंह को कि जेडीयू का विलय आरजेडी में नहीं होगा। देखिए कितना बड़ा साइड इफेक्ट है महाराष्ट्र की सियासी हलचल का। ठीक उस तरह से रामदास आठवले ने कहा है कि यूपी में सपा टूट सकती है, तो खलबली मची है विपक्ष में। नहीं, उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी बीजेपी के साथ जा सकते हैं। सपा टूटने की बात, वो शुरुआत में जो बात आई थी वो गलत थी। ये थी कि जयंत चौधरी हैं वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं। लेकिन आपने बात की जेडीयू और आरजेडी की। जेडीयू का अगर विलय होता तो शायद बीजेपी से वो अलग हुए थे तो इसी बात पर हुए थे कि वो कहीं ना कहीं जेडीयू को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आरजेडी भी दूध की धुली पार्टी नहीं है, उसको मौका मिलेगा वो तोड़ देगी। लेकिन सवाल ये है कि इससे बीजेपी को कितना फायदा होगा और कितना नुकसान होगा अगर जेडीयू आरजेडी में चली जाती है, क्योंकि दोनों एक ही साथ है, जहां से जेडीयू लड़ रही है वहां से आरजेडी नहीं लड़ रही है। 15 साल बीजेपी के साथ रहते हुए जेडीयू के बहुत सारे विधायक जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रो बीजेपी हैं। उनके दिमाग में, उनके रहन सहन, उनके राजनीति करने के जो फैसले हैं उसमें प्रो बीजेपी का बू आती है। तो बीजेपी के बहुत सारे जो जेडीयू के जो बहुत सारे विधायक हैं वो नहीं चाहते हैं कि आरजेडी में जाना पड़े, क्योंकि आरजेडी में थोड़ा दबंगई है, बदमाशी है और जंगल राज उनके नाम पर एक वो पूरी तरह से अटैच है। तो वो ये चाहते हैं कि जेडीयू का आरजेडी में विलय ना हो। अगर ऐसा होता है तो जेडीयू में बगावत हो जाएगी और निश्चित रूप से यही वजह है कि सफाई देनी पड़े ललन सिंह को। इसके अलावा जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ये है कि सपा टूट सकती है, ऐसा नहीं सपा नहीं टूट सकती है। देखिए राजनीतिक जो है पारिवारिक जो पार्टियां हैं आज के वक्त में उनके लिए बड़ी दुर्गति का वक्त है, क्योंकि वो जो है वो ये नहीं कर पा रही हैं कि एक तो उनको सबसे बड़ा विश्वास का संकट है कि हम क्या अपने परिवार के व्यक्ति को जिम्मेदारी दें, तो परिवारवाद होने का आरोप लगता है। अगर हम परिवार से हटकर किसी दूसरे को देते हैं तो वहाँ पर वो उस पर विश्वास नहीं है, वो भी टूट जाता है। आप प्रफुल्ल पटेल को ले लीजिए, सुप्रिया सुले को ले लीजिए। शरद पवार ने सोचा कि भाई एक बाहर के व्यक्ति को हम अपना कार्यकारी अध्यक्ष बना देंगे तो लोग नहीं कहेंगे भाई पारिवारिक पार्टी है, लेकिन हुआ क्या परिणाम, प्रफुल्ल पटेल जाके दिखाई दे रहे हैं अजित पवार के साथ। तो ये बहुत बड़ी दुर्गति है परिवारवादी वाली पार्टियों के साथ जो इस समय हो रहा है। हिमाचल की भी बात कर लेते हैं। हिमाचल में सरकार बड़ा मुश्किल से कांग्रेस की बनी है और वो चंद राज्यों में जहां पर सरकार बनी है। हालांकि हिमाचल की बात करने से पहले एक राजस्थान में अशोक गहलोत को क्या आज की राजनीति का चाणक्य मान लिया जाए, क्योंकि जो मौजूदा स्थिति महाराष्ट्र में बनी है, जो मौजूदा स्थिति मध्य प्रदेश में बनी थी, उस स्थिति से एक बार राजस्थान भी गुजरा। हालांकि वो अपनी सरकार बचाने में कामयाब रहे थे। नहीं, आप इसके ज़माने में दो ही चाणक्य हैं और दोनों गुजरात से आए हुए हैं, उनके सामने सबकी चाणक्य फेल है, समझ रहे हैं ना। हाँ, ये है कि सचिन पायलट नहीं टूट पाए, उनको विधायकों की थोड़ी कमी थी, उतना ढंग से उन्होंने खेल नहीं खेला जैसे। या बीजेपी ने बाद में तोड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसा नहीं है। सचिन पायलट का विधायक उतना नहीं मिल पाए, वो उतना अच्छा काम नहीं कर पाए, विधायकों को जुटा नहीं पाए, इस वजह से वो फेल हुए। इसमें बीजेपी फेल नहीं हुई, फेल हुए सचिन पायलट, जिसकी सजा आज वो काट रहे हैं। जिसकी सजा सचिन पायलट काट रहे हैं। सचिन पायलट अभी भी जा सकते हैं क्या? जा सकते हैं, क्योंकि उनको भाव नहीं मिला कांग्रेस में और वो खबर आई थी कि वो अलग पार्टी बनाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता अलग पार्टी का कोई मतलब है राजस्थान में। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार कितने दिनों तक चल सकती है? हिमाचल में एक और जय चंद आ गया। कल ही आपने देखा विक्रमादित्य जो है वीरभद्र के लड़के हैं, वो यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं, जबकि बीजेपी का जो यूसीसी का है वो कांग्रेस घोर विरोध कर रही है। और बीजेपी और कांग्रेस में जानते हैं छत्तीसगढ़ का आंकड़ा कितना बड़ा, मतलब एक कुत्तों की वाली लड़ाई लड़ती है दोनों में सियासी पार्टियां। तो जहां विक्रमादित्य ने कह दिया कि हम यूसीसी का समर्थन करेंगे, उनको ठुकाई हुई होगी, उनको
आलाकमान ने दबाया होगा और उनको समझाया होगा कि तुम क्या बोल रहे हो, इसलिए उनका दोबारा बयान नहीं आया है। तो लेकिन नए अजीत एक वहाँ पर एक जयचंद कांग्रेस में दिखाई दे रहा है, वो है हिमाचल में एक नया अजीत पवार पैदा हो रहा है। हाँ, अजीत पवार कर सकते हैं, सचिन पायलट कर सकते हैं, सिंधिया कर सकते हैं। नहीं, सचिन पायलट तो टूटे नहीं ना। नहीं टूटे है, नहीं कहाँ पार्टी में है कहाँ वो। तो मौजूदा स्थिति ये है कि 2024 की लड़ाई के लिए बीजेपी ने अपनी जो कमर है वो कस ली है और साम दाम दंड भेद इस पूरे फॉर्मूले पर बीजेपी आ चुकी है। और इसीलिए जब महाराष्ट्र में उसे मौका मिला तो उसने अजीत पवार को तोड़ने में जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। सवाल ये कि क्या बिहार वहाँ से जेडीयू में टूट होगी या आरजेडी को तोड़ेगी, या फिर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को तोड़कर कोई मास्टर स्ट्रोक खेलने वाली है बीजेपी। सबकी नज़र अगले कुछ दिनों पर इन्हीं पर रहेगी।